नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल के पद की नियुक्ति के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 24,369 पदों की नियुक्ति होनी है, अर्थात 24,369 पोस्ट की यहाँ पर भर्ती होनी है, रिक्रूटमेंट होनी है। तो मैं यहाँ पर इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिलेगी, परीक्षा के पैटर्न, परीक्षा के सिलेबस और कितने पर सिलेक्शन होगा और कौन कौन से किताब पढ़ना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बताऊँगा। तो आपसे मैं आग्रह करूँगा, यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फिर भी आप ध्यान से इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं, पेरेंट देख रहे हैं, तो आप भी देखिए और अपने बच्चों, अपने संबंधियों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, उन्हें भरने के लिए प्रेरित करिए ताकि उन्हें भी इस तरह की काफ़ी अच्छी सर्विस और नौकरी मिल सके। तो आप ज़रूर इसे अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिए, उन्हें ज़रूर बताइए। इस शेयर करके और इसको बताकर पुण्य का काम जरूर करिए, क्योंकि आपके बताए हुए चीज़ से और शेयर की हुए वीडियो से किसी की नौकरी मिल जाएगी, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, केंद्रीय कार्यालय परिषद, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं। मेन एसएससी का कार्यालय यहीं पर है। यहाँ पर वेबसाइट का पता है इसके https://ssc.nic.in वेबसाइट का पता है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है, नोटिस कांस्टेबल जीडी मीन्स होता है जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी, इन सेंट्रल आर्म फोर्स, सेंट्रल आर्म फोर्स में, अर्थात इसका शॉर्ट है, शॉर्ट भी ध्यान दीजिएगा, CAPF शॉर्ट मिलेगा आपको आगे, तो इसलिए ध्यान रखिए। SSF राइफलमैन में जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी। इन असम राइफल में राइफलमैन की नियुक्ति होगी, इससे सिपाही की नियुक्ति होगी, किसमें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, NCB जिसे बोलते हैं। इसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वर्ष 2022 की। ये देख लिया आपने। यहाँ पर डेट देख लेते हैं, संक्षिप्त में यहाँ पर डेट दिया गया है सब। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत होगी, फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फॉर्म भरना है जिसकी शुरुआत होगी 27
हो गई है बल्कि 27 अक्टूबर 2022 से, और फॉर्म ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 30 नवंबर 2022 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने की, जैसे कि आप जान भी चुके हैं, 30 नवंबर 2022 तक रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान जनरेट करने की और भरने के समय रहेगा 31 नवंबर 2022 के रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी 1 दिसंबर 2022 और रात के 11 बजे तक आप भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, चालान के द्वारा बैंक के कार्य अवधि में, बैंक जिस दिन चालू रहेगा आपको 1 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम जो आपका होगा वो जनवरी 2023 में संभावना है, अर्थात परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर पर आधारित वह जनवरी 2023 में होगी। तो ये रहा आपको डेट नोट कर लीजिए। और कहाँ कहाँ वैकेंसी यह निकली है, मैंने किस किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी, यहाँ पर ध्यान से ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बता दे रहा हूँ मैं। दी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खुली परीक्षा होगा, ओपन कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा होगा। देखिए पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, जीडी का लिख दिया यहाँ पर, जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का फुल फॉर्म हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी नियुक्ति होगी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में होगी, सीआईएसएफ में होगी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में होगी जिसे सीआरपीएफ बोलते हैं। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में होगी जिसे आईटीबीपी बोलते हैं। और सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी बोलते हैं। और आगे होगी सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ में होगी। राइफल मैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल में आपकी होगी, इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसको ध्यान रखिए। जैसे असम राइफल का एआर है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स का एसएसएफ है शॉर्ट फॉर्म। सिपाही इन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक ब्यूरो। एज पर द रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा ये के अंतर्गत ये वैकेंसियाँ आती है, समझिए। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ द, तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए देखिए क्या होगा, एग्जाम में स्टाफ सिलेक्शन जो रहा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पहला क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे सीबीई शॉर्ट में बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सी का हो गया फुल फॉर्म कंप्यूटर, बी का बेस्ड और ई का एग्जामिनेशन। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको रनिंग कराया जाता है कुछ किलोमीटर निर्धारित समय में, उसे बोलते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। कहीं कहीं लॉन्ग जंप रहता है, कहीं कहीं हाई जंप भी इसमें रहता है पीईटी में। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आगे है लिखा हुआ है, इसमें होगा आपका हाइट की जाँच, चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, हाइट मेजरमेंट किया जाता है, और चेस्ट का एक्सपेंशन 5 यहाँ पर इंच मांगा जाता है, तो वो भी ध्यान रखने योग्य बात है। और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतना चीज़ आपको देना होगा और आपको ये लास्ट में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। आगे द एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज बाई एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इनिशिएटिव बाई मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो वैकेंसी सजेस्ट किया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा, उसी के आधार पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। कंफर्म हो गया ये, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट बाय कमीशन ओनली, देखिए हिंदी और अंग्रेजी में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, यहाँ लिखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, यहाँ पर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका शॉर्ट में DME बोलते हैं, देख लीजिए। और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, अर्थात किसी का मेडिकल कुछ पेंडिंग हो गया किसी वजह से, तो उसके लिए रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन अगर हुआ तो इसे बोलते हैं RME, ठीक है। तो ये कंडक्टेड विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय CAPF। आगे ये सब आपको दिया हुआ है, धीरे धीरे आप देख लीजिए। या जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो ये भी है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। वैकेंसी बहुत लंबी है, 55 पेज की है, इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा जल्दी से देख लूँ, आप भी देख लीजिए। यहाँ पर एडमिट कार्ड बोला जा रहा है कि डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके वेबसाइट पर यहाँ पर इस पर भी उपलब्ध रहेगा, https://www.crpf.gov.in
सीआरपीएफ के भी वेबसाइट पर रहेगा तथा एसएससी के भी वेबसाइट पर रहेगा। एसएससी का वेबसाइट है यहाँ पर https://www.ssc.nic.in। इस पर आपको एडमिट कार्ड, आपको कॉल लेटर आएगा, आपको घर पर डाक के द्वारा नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं पे स्केल। इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा। देखिए, पे लेवल 1 में अगर नियुक्ति होगी आपकी जिस पोस्ट की, उसमें बेसिक शुरुआत होगी 18,000 से, जो बढ़कर हो जाएगी 56,900 तक। फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी में जो सिपाही की जो नियुक्ति होगी इस लेवल 1 में होगी, जिसमें बेसिक की शुरुआत 18,000 से होगी और ये बेसिक धीरे धीरे बढ़कर 56,900 तक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सभी अलाउंसेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। और आगे देख लेते हैं पे लेवल 3, जिसमें बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 21,700 से, जो बढ़कर 69,100 तक हो जाएगी। अदर पोस्ट के लिए केवल सिपाही का पोस्ट छोड़कर जो बाकी पोस्ट हैं उसमें बेसिक लेवल 3 के अनुसार होगा और वेतन भी लेवल 3 के अनुसार मिलेगा और अलाउंसेज भी मिलेंगे। आगे देख लीजिए वैकेंसी है, वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम वैकेंसी देख लीजिए, बीएसएफ की कितनी वैकेंसी है, उसमें भी शेड्यूल कास्ट का कितना है, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, अदर का कितना है। ये मेल के लिए ऊपर मेल लिखा हुआ है। इसी में देखिए इधर फीमेल के लिए लिखा हुआ है, ये फीमेल के लिए लिखा हुआ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, अदर, इस तरह टोटल बीएसएफ में इतना होगा, महिला में इतना होगा और पुरुष में इतना होगा। टोटल हो रहेगा 10,497 बीएसएफ में। इसी तरह सीएसआईएफ में 100 है पद। इसी तरह आपको सीआरपीएफ में 8,911 है, 8,911 है। उसके बाद एसएसबी में है आपको 1,284। उसके बाद आगे है आईटीबीपी में 1,613। इसी तरह आपको है असम राइफल में आपको 1,697। एसएसएफ में है सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स में आपको 103 है। इस प्रकार कुल वैकेंसी का यहाँ पर ब्रेकअप दिया है, ये दिया हुआ है। और दूसरा जो है पार्ट 2 जो एनसीबी है उसमें टोटल वैकेंसी है 164। इस प्रकार टोटल मिला दीजिए तो वैकेंसी आपको हो रही है 24,369। काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। 24,369 काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। आप अपने साथियों, दोस्तों और संबंधियों से ज़रूर भरवाइए, किसी को छूटने का चांस नहीं दीजिए। आप उन्हें ज़रूर शेयर करके मेरे वीडियो को भरवाइए। वैकेंसी टेंटेटिव है, बढ़ सकता है, वैकेंसी हमेशा बढ़ता ही है। वैकेंसी जो एग्ज़ाम के समय तक फिर होम मिनिस्ट्री कुछ एडवाइस कर देगा तो उसको ऐड कर लिया जाता है। इस पर काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर हो गई है और आने वाली भी है। यहाँ पर देख लेते हैं नेशनलिटी में देख लेते हैं और सिटीजनशिप। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। वैकेंसी इन सीएपीएफ में और असर राइफल में उस स्टेट का होगा तो स्टेट का ही होगा। यहाँ पर देखिए एरिया वाइज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज हैंस कैंडिडेट मस्ट सबमिट डेमोसाइल और पीआरसी अगेंस्ट दी। अगर असम के आप हैं तो आप असम राइफल में आपका ही होगा, मतलब आपका हो जाएगा क्योंकि आप असम के निवासी हैं, तो आपको डेमोसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एज लिमिट देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट में उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को की जाएगी। ध्यान रखिए 1 जनवरी 2023 को उम्र की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। कैंडिडेट का जन्म यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए नॉर्मल केस में। हालांकि 3 साल की छूट दी गई है कोरोना की वजह से, यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना की वजह से। हाउएवर आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव, यहाँ पर लिखिए 3 वर्ष की कोरोना की वजह से छूट दी गई है, तो अर्थात कैंडिडेट का जन्म जो 2 जनवरी 2000 लिखा था तो 3 साल तक का छूट दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए उसके पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आगे लिखा भी है ड्यू टू
यहाँ पर लिखा है ड्यू टू द कोविड, यहाँ पर कोविड पैंडेमिक सरकार डिसाइड किया कि 3 साल की छूट दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और एज की छूट सरकार के नियमानुसार अपर एज में मिलता ही है। उस टाइम में जैसे शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का छूट मिलता ही है, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता ही है, एक सर्विसमैन को यहाँ पर छूट दिया है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम इनकी 1984 के दंगे में और कम्युनल राइट जो 2002 में हुआ था गुजरात में, उसके लिए 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई, आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम, वही 1984 के दंगे में और गुजरात में जो राइट हुआ था उसमें अगर ओबीसी में है तो 8 साल की छूट मिलेगी और शेड्यूल ट्राइब में है तो 10 साल की यहाँ पर आपको अपर एज में अधिकतम आयु में छूट मिल जाएगी। यहाँ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार माना जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए। एक सर्विसमैन की परिभाषा क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये डिटेल्स दिया हुआ है एक सर्विसमैन के बारे में, किसे बोलेंगे, कौन कौन, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सर्टिफिकेट कैसा रहेगा उसके बारे में, आगे कैसा आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, आगे फॉर्मेट दिया रहेगा, एनेक्सर में दिया रहेगा, जो अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। एनेक्सर 3 में एनेक्सर में क्या रहेगा आगे आपको मिलेगा। चलिए आगे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इस पद के भरने के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षिक योग्यता 1 जनवरी 2023 को यह होना चाहिए। आपको 10वीं पास, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर दिया हुआ है। आपको 10वीं पास है। यहाँ पर कुछ डिस्टेंट एजुकेशन के बारे में दिया है कि शायद ये अप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा अगर आप कोई है इसमें जो डिस्टेंट एजुकेशन से 10वीं पास किया है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बाद में इसको अच्छी तरह से पढ़कर आपको बता सकता हूँ। आप मेरे को कमेंट करेंगे जब मैं डिस्टेंस लर्निंग से 10वीं पास किया हूँ तो इसके बारे में मैं डिटेल्स पढ़कर बता दूँगा, आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको परसेंटेज में ग्रेस मिलेगा एग्जामिनेशन के। देखिए यहाँ पर एनसीसी के पास, एनसीसी का आपका 80 सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% का आपको 5% ऑफ द इंटेंसिव मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द इंटेंसिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड फॉर द फॉलोइंग स्केल। 5% आपको मार्क्स मिलेगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का। एनसीसी का आपका बी सर्टिफिकेट है तो 3% आपको मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम के कुल मार्क्स का आपको 2% यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये भी एनसीसी आपने किया है तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर दिया द बेनिफिट ऑफ इंटेंसिव और बोनस मार्क विल बी ओनली प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हु आर ऑप्टेड फॉर द बोनस। आप अगर बोनस के लिए टिक लगाए हैं फॉर्म में, जो आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपने बताया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो आपको तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप ज़रूर टिक लगाइए उसमें जहां मांगा जा रहा है इसके बारे में, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, देखिए वेबसाइट पर जाकर आपको, ये वेबसाइट का एड्रेस है, इस पर एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 मिलेगा, एनेक्सर 1A मिलेगा, नहीं कहने मिलेगा भी, आगे फॉर्मेट भी दिया गया है कैसे भरना है उसको मैं दिखाऊँगा। उसको आप भर कर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन करके फ़ोटो की देखिए जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात फ़ोटो डायरेक्ट खींचकर अपलोड करना है, पीडीएफ नहीं बनाना है। इसका ध्यान रखिए, पीडीएफ नहीं बनाना है। या 20 KB से 50 KB साइज़ का होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, और 3 महीना से अधिक पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए विज्ञापन अभी निकला हुआ है, इससे 3 महीने पुराना। इसकी हाइट भी दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसी साइज़ का आपको फोटोग्राफ होना चाहिए। कोई टोपी लगाकर चश्मा पहनकर नहीं खींचना है, सीधा सीधा आपका फेस दिखना चाहिए, वैसा सादा सादा फ़ोटो होना चाहिए। और लास्ट डेट यहाँ पर दिया है 31 नवंबर 2022 तक फॉर्म को भरना है। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। यह बिल्कुल निःशुल्क है, निसंकोच आप पूछिए,
आपके लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें और फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी जरूर पा सकें। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देखिए यहाँ पर 100 रुपया लिखा हुआ है। इतनी कम फ़ी है, मानिए कि निःशुल्क के बराबर है। इतनी फ़ी कम है, एसएससी द्वारा लिया जाता है कम फ़ी। वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए, वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर लिखा है आगे एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी इनको नहीं देना है। फ़ी को आप कैसे भर सकते हैं? यूपीआई के, भीम के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा। आप देखिए कि चालान के द्वारा भी भर सकते हैं, एसबीआई के चालान के द्वारा, क्रेडिट कार्ड से, रुपये से, मैस्ट्रो कार्ड से, मास्टर कार्ड से आप सबसे भर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है फ़ी भरने का। ऑनलाइन फ़ी आप 1 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप इतना लास्ट समय का इंतजार मत करिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरकर तैयारी शुरू कर दीजिए। किताब मैं बताऊंगा एक जगह, आप वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन देखिए, देखिए पूरे एसएससी का 9 जोन है इंडिया में, तो 9 जोन ही परीक्षा कंडक्ट करता है अलग अलग। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल जोन है। सेंट्रल जोन में कौन कौन आते हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश। और ये डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारसी। ये किस रीजन में आते हैं? ये सेंट्रल रीजन में आ गए। इसमें बिहार और उत्तर के हैं। इसका हेडक्वार्टर है एसएससी का, इसका जोनल कहिए, जोन है, जो जोनल हेडक्वार्टर है वो है देखिए रीजनल डायरेक्टर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 34A महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज में। इलाहाबाद में था पहले, उसी का नाम बदल कर हो गया प्रयागराज। और ये देखिए यहाँ पर इसका वेबसाइट का एड्रेस दिया है, इस पर आप चेक कर ले सकते हैं। आपके रोल नंबर, सेंटर वगैरह यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार ईस्टर्न रीजन में आता है पोर्ट ब्लेयर, देखिए रांची। ईस्टर्न रीजन में क्या आता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। ये देखिए ईस्टर्न रीजन में, इसके लिए भी यहाँ पर एड्रेस इधर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसमें झारखंड भी है, उड़ीसा भी शामिल है, उड़ीसा भी है, सिक्किम भी है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर इसका कोलकाता में इसका एड्रेस है। इसी तरह तीसरा जोन है इसका, वो कर्नाटका और केरला के लिए है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इसका एड्रेस यहाँ पर दिया है। इसी तरह चौथा आया भोपाल, मध्य प्रदेश का रीजन है, उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश सब रीजन, MPR लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट शामिल है। इसका एड्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। जोनल इसका ऑफिस रायपुर में है। इसी तरह पांचवा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, NER। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा शामिल है। इसका देखिए जोनल एसएससी का यह एड्रेस है। यहाँ पर वेबसाइट भी दिए हुए हैं सबका, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह है नॉर्दर्न रीजन, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आएगा। इसमें ये सेंटर है सब, यह सेंटर दिया हुआ है और ब्रैकेट में सेंटर का कोड दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए देहरादून का है, जो नॉर्दर्न रीजन का है, इसमें यहाँ पर सेंटर रहेगा देहरादून में, उसका कोड है 2002। हल्द्वानी का है 2003, हरिद्वार का है 2005। और यहाँ पर इसका एड्रेस है। और ये मेन एसएससी का ऑफिस है यही। यहाँ पर यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है और वेबसाइट का भी एड्रेस दिया हुआ है। आप पूरा डिटेल्स देता है एसएससी वैकेंसी में। इसी तरह 7वां नंबर पर है नॉर्दर्न वेस्ट सब रीजन। इसमें चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब आएगा। उसके बाद है साउदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आ जाएगा। उसके बाद है वेस्टर्न रीजन, महाराष्ट्र है, इसमें गोवा है, दमन एंड दीव है, गुजरात है। ये देखिए इसमें ये सब सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर पणजी में है, अहमदाबाद में, आनंद में, ठीक है। इसका रीजनल ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर, रीजनल डायरेक्टर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फर्स्ट साउथ विंग, प्रतीक्षा भवन, 101 महर्षि कार्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र। अगर आप मुंबई आए हैं तो चर्चगेट के पास, ये चर्चगेट और मनी लाइन्स के बीच में ये ईस्ट में ऑफिस है, बड़ा सा बिल्डिंग है, यही है एसएससी का वहाँ पर ऑफिस, इनकम टैक्स के पास में। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा है डिटेल्स। अब ये देखिए एग्ज़ाम का ये मेन चीज़ है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, अच्छा से देख लीजिए। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर निगेटिव भी मार्क रहेगा,
निगेटिव मार्किंग रहेगा तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। इस प्रकार 160 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाएगा आपको। देखिए इसमें पेपर देख लीजिए। पार्ट 1 में क्या रहेगा सब्जेक्ट में? पार्ट 1 रहेगा जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग वाला पोर्शन है। 20 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है इसलिए और 40 मार्क्स हो गया। पार्ट बी में रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और समान सचेतता अर्थात करंट अफेयर्स 20 में रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। पार्ट सी में रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, ये 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। पार्ट डी में रहेगा इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश व्याकरण या हिंदी व्याकरण, यह 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन 80 हो गए और टोटल मार्क्स हो गए 160 और आपको 1 घंटा समय मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा यहाँ पर समय। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर एग्जाम देना पड़ेगा आपको। इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन दोनों रहेंगे। अंग्रेजी का क्वेश्चन केवल अंग्रेजी में रहेगा, वो हिंदी में नहीं रहेगा। और देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5%, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। 50% नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। अर्थात आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स सही मार्क्स में से जितना आपका सही आया हुआ है, इकट्ठा हुआ है अंक, उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो सावधानी से एग्ज़ाम देना है। आगे देख सकते हैं कि आप जो है इसका आंसर की आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का 100 रुपया देकर पर पेमेंट ऑफ 100 रुपये पर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन पेपर, 100 रुपया देकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, लिखा हुआ है। अब देखिए सिलेबस क्या है यहाँ पर, देखिए रीजनिंग का दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है पूरा। ये जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, नोट कर लीजिए इसे, आप धीरे धीरे इसे नोट कर लीजिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का यहाँ पर दिया हुआ है, मैथ का क्या सिलेबस रहेगा यहाँ पर देखिए। मैथ में रहेगा नंबर सिस्टम रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन, ये सब सिलेबस है। लाभ हानि है, डिस्काउंट है, अनुपात समानुपात पूछा जाएगा, औसत पूछा जाएगा, इंटरेस्ट पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, सब यहाँ पर बेसिक जो वाणिज्यिक मैथ बोलते हैं, गणित बोलते हैं, वो पूछा जाएगा यहाँ पर। इंग्लिश और हिंदी में आपको इंग्लिश व्याकरण पूछा जाएगा, यहाँ का सिलेबस में वही रहेगा। जैसे इंग्लिश में दीजिएगा तो आर्टिकल पूछा जाएगा, आर्टिकल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, टेंस पूछा जाएगा, नरेशन पूछा जाएगा, वॉइस पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, प्रोवर्ब्स पूछा जाएगा, एडम्स एंड प्रोवर्ब्स पूछा जाएगा, यही सिलेबस में रहेंगे। तो आपको इसको इतना तैयारी करना है। हिंदी अगर हिंदी दीजिएगा तो उसमें रहेगा संधि, समास, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, मुहावरा, अनेकार्थ शब्द, पर्यायवाची, समानार्थक शब्द, ये सब पूछे जाएंगे हिंदी में। आगे दिया है फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ रहेगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप जान गए हाइट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा और एक्सपेंशन होगा चेस्ट का मेजरमेंट। तो अब देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपको दौड़ लगाना होगा। मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में लगाना होगा। और कैंडिडेट फ्रॉम द बिलोंगिंग टू लद्दाख और लद्दाख रीजन वाले को छूट रहती है, यहाँ पर थोड़ा छूट रहती है टाइम में। और रेस में देखिए यहाँ पर हाँ लद्दाख रीजन वाले को यहाँ पर दिया हुआ है। और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल को इतना, लद्दाख रीजन वाले को छूट रहती है। तो ये रहेगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेल की हाइट, पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आपके घर या आपके पड़ोस में या आपके संबंधी में कोई लड़का इस हाइट का है तो उसे इस फॉर्म को ज़रूर भरवाइए यदि उसने 10वीं पास किया है तो। और चेस्ट का देखिए यहाँ पर चेस्ट का दिया है, हाँ
यहाँ पर कुछ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में, वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं कितना चाहिए, यहाँ पर किस कैटेगरी में आप आते हैं। और मिजोरम नागालैंड के हैं, कुमाऊं असम के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, जम्मू कश्मीर, तो उसको भी छूट मिलती है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख लीजिए, इस टेबल में दिया गया है, ये टेबल में दिया गया है यहाँ पर पूरा आगे तक, यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं ये पूरा। चेस्ट केवल मेल का ही मेजरमेंट किया जाएगा। ऑन एक्सपेंड आपको बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 5 इंच नहीं होना चाहिए बल्कि 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप करेक्शन कर लीजिए इसे, आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 85 इंच नहीं होना चाहिए। करेक्शन कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर दिया है 5 इंच बहुत ज़्यादा होता है एक्सपेंशन, यहाँ पर दिया है। और भी छूट है, शेड्यूल कास्ट को छूट मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब को वो यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है, जैसे आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है पूरा। वेट कितना होना चाहिए वो भी दिया हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको ये उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी देखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में जाने के समय विशेष ध्यान रखना है कि आपका एडमिट कार्ड इसके वेबसाइट पर आएगा, डाक द्वारा नहीं आएगा, इसके वेबसाइट पर आएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और एग्ज़ाम के समय आपको एक ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाना है, आईडी कार्ड ले जाना है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, उसको लेकर ओरिजिनल जाना है, अन्यथा आपको एग्ज़ाम में शामिल नहीं दिया जाएगा। आगे ये मिलेगा, देख सकते हैं आगे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले जाना है 2, और एक वैलिड फ़ोटो आईडी ले जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस लाइन में लिखा हुआ है। वो क्या क्या हो सकता है, आधार हो सकता है, चाहे प्रिंट ऑफ ई आधार हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आईडी इशू बाई यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल हो सकता है, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड हो सकता है, गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी वाले हैं, चाहे पीएसयू में काम करते हैं, एक सर्विस वाले का भी हो सकता है, डिस्चार्ज बुक हो सकता है। तो ये आपको लेकर ओरिजिनल जाना है एग्ज़ाम के दिन, ध्यान रखिए। और 2 फोटो भी लेकर जाना है, 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं फ़ोटो। मोड ऑफ सिलेक्शन आप जान ही गए, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो ये रहा एक सिलेक्शन का प्रोसीजर। और मार्क्स कितना आपको कट ऑफ होना चाहिए वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कट ऑफ मार्क जो है अदर के लिए 30% रहेगा, 30% कम से कम आपको लाना पड़ेगा, अधिक जितना है फ़ायदा है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25% है, अदर कैटेगरी के लिए 20% है। जैसे शेड्यूल ट्राइब हो गए, इनको 20% कम से कम मार्क्स लाना है, और ज़्यादा आपको प्रयास करके अधिक से अधिक मार्क्स लाना है ताकि आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। एनसीसी कैंडिडेट के बारे में इधर भी दिया है, 5% उनके दिया है कि एनसीसी सर्टिफिकेट 5% ऑफ टोटल मार्क्स आपको दी। एनसीसी कैंडिडेट होल्डर विल ग्रांटेड फॉलोइंग इंटेंसिव मार्क्स प्रोविजनली which will be added to the normalized score of the candidate। 5% टोटल का अगर 160 का किया जाए तो 16/25 मार्क्स अगर जुड़ जाएगा। इसी तरह एनसीसी बी ग्रेड का 3%, बी सर्टिफिकेट का, इसी तरह एनसीसी ए सर्टिफिकेट का 2% मार्क्स जुटेगा। आगे देख लीजिए इसके बारे में, पीईटी पीएचटी के बारे में दिया है, इसको अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और ये मेन है ध्यान देने योग्य बात, यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप सीएपीएस में भरते हैं तो आपको इस ऑर्डर में आप प्रेफरेंस आपको देना होगा। देखिए बीएसएफ को पहले, उसके बाद सीएसएफ, उसके बाद सीआरएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, ये देखिए ऐसा रहेगा। इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है दे कैंडिडेट हैव टू गिव प्रेफरेंस इन फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। ये देखिए इसी ऑर्डर में आपको भरना, पहले अगर भर रहे हैं इसमें तो पहले बीएसएफ को प्रेफरेंस देना होगा, उसके बाद सीआईएसएफ को देना होगा आपको, उसके बाद सीआरपीएफ को, उसके बाद एसएसबी को, उसके बाद आईटीबीपी को, उसके बाद असम राइफल को, उसके बाद एसएसएफ को, उसके बाद एनसीबी को। ऐसा प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा ऊपर से नीचे, मतलब पहले उस बीएसएफ रहेगा, उसके बाद सीआईएसएफ रहेगा, उसके बाद नीचे वाला सब रहेगा। तो ये ध्यान दीजिए, पढ़ भी लीजिए, एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो देख रहे हैं हम लोग, बढ़ते जाते हैं आगे।
यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ टाई हो जाएगा, अंक दो आदमी का अंक समान हो जाएगा, तो उसके लिए नियम दिया गया है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत लंबी है। थोड़ा ये देख लेते हैं, हेल्पलाइन दिया यहाँ पर देखिए, ये हेल्पलाइन का नंबर है, आपको चाहिए तो नोट कर लीजिए। एसएससी सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि प्रयागराज होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कोलकाता का दिया है, बेंगलुरु का दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। कोई ज़रूरत हो तो यहाँ पर फ़ोन करके ये पूरा दिया हुआ है, नोट कर लीजिए इसे। किस रीजन का आप भर रहे हैं उस रीजन का आप नोट कर लीजिए। आपको कोई आवश्यकता पड़े तो आप उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट चीज़। अब फिर देखिए फॉर्म कैसे भरेंगे। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, ईमेल पर भी एक OTP आएगा आपको। ये देखिए आधार कार्ड पैन कार्ड एक रखना होगा, क्योंकि आधार कार्ड का वहाँ पर नंबर डालना है। अगर नहीं आधार कार्ड तो दूसरे का वहाँ पर डालना पड़ेगा, इसलिए आपको रखना, साथ में भरने समय रखना है। पूरा यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे भरना है, इसको पढ़ लीजिए, पूरा दिया है, लिखा हुआ है कैसे भरना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTP आएगा एक आपको, ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से है, आपको क्या क्या भरना है। इस आपको यहाँ पर सीरियल वाइज मिलेगा। 1 नंबर में क्या भरना है, देखिए यहाँ पर लिखा है। 1 नंबर में आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। 2 नंबर में नाम भरना है, जैसे 10वीं क्लास में है। 3 नंबर में फादर का नाम भरना है। 4 नंबर में मदर का नाम भरना है, पूरा ही दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज। 5 नंबर में डेट ऑफ बर्थ भरना है। 6 नंबर में देती है मेट्रिकुलेशन के बारे में, 10वीं के बारे में पूरा भरना है, नेम ऑफ द बोर्ड। 7वें नंबर पर क्या भरना है, 8वें नंबर पर क्या भरना है, पूरा यहाँ पर दिया रहता है SSC में। आप सीरियल वाइज पढ़कर इसको देख सकते हैं, पूरा दिया है। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर पर क्या भरना है, आप इसको पढ़कर भर सकते हैं आसानी से। ऐसा आपका फॉर्मेट खुलेगा, देखिए यहाँ पर खुल गया ना। आधार नंबर का यू हैव आधार, अगर है तो यस पर कला कर दीजिए, टिक लगा दीजिए ऐसे तो हो जाएगा। उसके बाद आधार नंबर मांगेगा, उसका आधार वेरीफाई, आधार नंबर वेरीफाई एक बार और डाल दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। और टाइप ऑफ ID, इसमें अगर वोटर ID कार्ड है चाहे आधार कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार इसको पूरा भर दीजिए। इसी तरह आपको कंप्यूटर में खुलेगा, वो पूरा सैंपल दिया हुआ है कैसे भरना है, ये आप देख सकते हैं। इसको देख कर भर सकते हैं और सेव कर देना है। लास्ट में जब सेव आएगा उसके बाद दूसरा एक पेज खुलेगा, इसमें आ गए एनेक्सर 1A, इसको भरना होगा। आप किस कैटेगरी में है, क्या है, पूरा आपका डिटेल्स यहाँ पर भरना पड़ेगा, ये पूरा भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, इसको भी यहाँ पर टिक लगा, I am एग्री पर, यहाँ पर I am एग्री पर टिक लगाना है बॉक्स में इसे। और उसके बाद इसको सबमिट, फाइनल सबमिट यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो पूरा चेक कर लीजिए, तो फाइनल सबमिट आप कर दीजिएगा। और इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर रखिए। ये पूरा पार्ट 2 भी इसका रहेगा, उसमें फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर देखिए फ़ोटो अपलोड करना कितना साइज़ का, पहले भी बता चुका हूँ। इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, तो वह सब है। और आगे का सीरियल भी 14 नंबर क्या भरना है, 15 नंबर में सब, 16 नंबर, 18 नंबर में क्या भरना है, 20 नंबर में पूरा दिया हुआ है। 24, 27, 28, बहुत लंबा फॉर्मेट रहता है फॉर्म भरने का SSC का। ऐसा खुलेगा आपको, देखिए एनेक्सर 1 सेकंड A ऐसा खुलेगा। इसमें देखिए नाम भरना है, अगर नाम चेंज किया है तो फादर नेम, ऐसा पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। ऐसा ही फॉर्म खुलेगा आपको, आप इसको देखकर आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैप्चा भी वेरीफाई करना पड़ता है, ध्यान से कैप्चा वेरीफाई करके तब इधर क्लोज करना है। आपको फ़ोटोग्राफ जो है साफ़ होना चाहिए, टोपी पहना नहीं होना चाहिए, ये मात्र ऐसा फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ये नीचे वाला नहीं होना चाहिए। इस तरह का ये दिया हुआ है, समझाया है, तो आप समझ सकते हैं, आप जानते भी होंगे इतना फॉर्म भरते हैं। ये देखिए सर्टिफिकेट कैसा चाहिए, डिफेंस सर्विंग पर्सनल, तो ये सर्टिफिकेट के बारे में एनेक्सर दिया हुआ है। ये सिलेक्शन के होने के बाद ये फॉर्मेट है, इसी तरह का फॉर्मेट पर आपको सर्टिफिकेट बनाकर देना पड़ेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी, आप OBC में आएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का दिया हुआ है। ये देखते हैं एनेक्सर 10 में क्या दिया है, ये कोड दिया है, स्टेट कोड है, और स्टेट कोड भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आप बिहार के हैं तो 5 स्टेट कोड रहेगा, आप और असम के हैं तो 4 रहेगा, मेघालय के हैं तो 23 रहेगा। ये कोड भरना पड़ेगा वहाँ पर फॉर्म भरने में। ये सब देख लीजिए, आगे पढ़कर देख सकते हैं खुद भी।
ये डिटेल्स दिया हुआ है, पोस्टिंग का लगता है। ये देखिए लिस्ट ऑफ मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से इंडिया में नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में, बिहार में देखिए औरंगाबाद, बंका, गया, जमुई, कुमाऊं, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, वेस्ट चंपारण, ये सब नक्सलाइट एरिया हैं, नक्सल प्रभावित हैं। इसी तरह झारखंड में है, इसी तरह केरला में है, हर स्टेट में है लगभग। ये देखिए मिलिट्री अफेक्टेड कौन कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ऑल डिस्ट्रिक्ट है मिलिटेंसी अफेक्टेड। तो ये दिया हुआ जानकारी के लिए आपको इसको दिया है। तो इस प्रकार ये 55 पेज का वैकेंसी है। मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, संबंधियों, साथियों में, आस पड़ोस के लड़के एवं लड़कियों में ज़रूर शेयर करिए जिनके पास निर्धारित हाइट है और 10वीं पास है। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तथा अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे। साथ ही यदि आपसे किसी तरह का पैसा मांगा जाता है, घूस मांगा जाता है तो कृपया नहीं दें। केवल यहाँ पर आपको 100 रुपया एग्ज़ाम से उनको देकर परीक्षा देना है और ईमानदारी से पास करना है। हाँ, बुक के लिए आप बुक के लिए देख सकते हैं कि बुक आप कौन से पढ़ सकते हैं। बुक के लिए एक आ रही है बुक, अच्छी बुक आ रही है, RPH एडिटोरियल पब्लिकेशन, लिख देता हूँ, बुक खरीद लीजिएगा। RPH एडिटोरियल पब्लिकेशन, माने RPH का एडिटोरियल, कई आदमी मिलकर लिखे हैं, एडिटोरियल रियल पब्लिकेशन नहीं है, बोर्ड है, बोर्ड BOARD। मैं हो सकेगा तो इसका लिंक दे दूंगा। मेरे लिंक से आप खरीदेंगे तो अमेज़न का लिंक रहेगा, मुझे भी 1-2 रुपया आ जाएंगे इसमें। तो साथियों, मुझसे अच्छा है कि आपको यह लॉन्ग वीडियो आपको काफ़ी जानकारी दिया होगा। आप सभी को नौकरी दिलाने में, आपके दोस्तों को, आपके संबंधियों को नौकरी दिलाने में ज़रूर सहायता करेगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप निसंकोच पूछ सकते हैं, यह बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, कमेंट इस पर करिए, अच्छे कमेंट करिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिल सके। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को शेयर करके इस वीडियो को अधिक वायरल कराएंगे।